आमतौर पर मेरा खबरी हर 2-3 दिन बाद मुझसे मिलने आता था। सबसे अहम खबर जो उसने मुझे दी थी वो ये थी कि एक डीलर वीरप्पन को कुछ दिनों बाद हथियारों की सप्लाई करने जाने वाला था। हमने उस डीलर को पकड़ लिया और उसे अपनी टीम में मिला लिया। हमने उससे कहा कि प्लान के मुताबिक वो खबरी के जरिए ये सारे हथियार वीरप्पन तक पहुंचाए, लेकिन साथ ही उन्हें ये बताए कि ये हथियार उसे श्रीलंका के एलटीटी के खास आदमी ने दिए और उस खास आदमी का नाम है मुगिलन। मुगिलन कौन है? एसटीएफ आज तक का सबसे बड़ा दांव लगाने जा रही थी। उन्होंने वीरप्पन से बात करने के लिए एक नए कैरेक्टर को जन्म दिया और ये नया कैरेक्टर मुगिलन वीरप्पन की हर जरूरत और ख्वाहिश पूरी कर सकता था और वही वीरप्पन का बचने का इकलौता तरीका भी था। मैं मुगिलन बना। लेकिन वो किसी ऐसे आदमी पर भरोसा क्यों करेगा जिसे वो आज तक मिला नहीं? इसी बात की तो हमें तनख्वाह मिलती है। मुगिलन के श्रीलंका के तमिलों के साथ रिश्ते हैं, खासकर तमिल ईलम के साथ। डीलर ने वीरप्पन को बताया पावरफुल आदमी है जो प्रभाकरन के नजदीक है। उसने ये भी कहा कि वो आपकी आंखों की बीमारी का इलाज भी करवा सकता है, आप मुगिलन से बात कीजिए। फिर उसके बाद उस डीलर को पकड़ लिया गया और उसे सजा हो गई। 3-4 महीने तक मैं उससे बात करता रहा। मैं उसे बाकी सामान के साथ साथ हथियार भी सप्लाई करता था। सारे हथियारों पर एलटीटी का ठप्पा होता था। हर हथियार और गोली पर उनका निशान होता था, तो उसे अच्छा लगता था कि उसे एलटीटी से हथियार मिल रहे हैं और हम उसके हथियार ठीक भी कर रहे थे। तो उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि मैं तमिल ईलम ग्रुप का ही आदमी हूँ। फिर उसने मुझे अपने श्रीलंका आने के प्लान के बारे में बताया। उसे अपनी आंखों का इलाज करवाना था। मैंने उससे कहा कि उसे तमिल ईलम ग्रुप के लीडर से मिलवाऊंगा, जिससे वो काफी वक्त से मिलना चाहता था। तो आपने वीरप्पन को बेवकूफ बनाया? वीरप्पन को बेवकूफ बनाया? उसने भी तो यही किया। वो भी तो 20 साल से बना रहा था। हम वहाँ से बाहर निकलने ही वाले थे। हालात थोड़े ठीक भी होने लगे। उनका मानना था अगर हम श्रीलंका पहुँच गए तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम एक परिवार की तरह रह पाएंगे और प्रभाकर भी हमारी मदद करेगा। क्या ये खबर प्रभाकर तक पहुंची? क्या ये खबर उन तक पहुंची और उन्होंने कुछ जवाब दिया? उन्होंने बताया कि प्रभाकर को पता है। प्रभाकर का मानना था कि उन्हें महफूज जगह पर होना चाहिए, क्योंकि इतने साल उन्होंने काफी तकलीफें उठाई हैं। उन्हें लड़ाइयों के लिए या अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। एक बार वो अगर यहाँ पहुँच गए तो हम उन्हें आराम देंगे। उसे अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में रहने दिया जाए। मेरे पति को यही खबर मिली थी। मैं उनसे 6-7 बार मिला था, लेकिन उन्हें इतना खुश मैंने कभी नहीं देखा था। उनकी मूंछ वैसी ही थी और हर बार की तरह हरी शर्ट और पैंट पहने हुए थे। उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरे गाल को चूम लिया। उन्होंने लंबी सांस ली और मुझसे कहने लगे, तुमने मेरी परेशानियां खत्म करने में मेरी बहुत मदद की है। इतने सालों में आज तक मेरा कोई भी प्लान फेल नहीं हुआ है, लेकिन अब से तुम्हें और भी ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा और ध्यान रहे कि किसी को भी इस बात का पता न चले। मैं दिल से चाहता था कि उन्हें कुछ न हो। उन्होंने कहा, तंबी, पता है पिछले कुछ दिनों से माँ काली मेरे सपने में आ रही हैं और मुझे कुछ चीजें बता रही हैं, जैसे चेतावनी दे रही हो। कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है। मैंने उनसे कहा, अन्ना, आप अपना ख्याल रखिए। तो उन्होंने कहा, कुछ बुरा होना है तो होने दो, वैसे भी एक ना एक दिन तो मुझे मरना ही है, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि पुलिस के हाथों ना मरूं। और ये हमारी आखिरी बातचीत थी जो 13 अक्टूबर की रात को हुई थी। उस वक्त आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि उन्हें सच बताना चाहिए? हाँ, 1-2 बार मन किया कि सच बता दूं। राज सिर्फ 2 लोगों के बीच ही होता है। अगर तीसरा इंसान मिल जाए तो वो खबर बन जाती है। ये राज सिर्फ मेरे और विजय कुमार के बीच ही था और हम दोनों ने ये ठान लिया था कि ये राज बाहर ना निकले। अटैक से 1 हफ्ते पहले हमने उससे कहा कि रास्ता साफ है, आसानी से काम हो सकता है, तो क्या अगले हफ्ते किसी भी दिन हम ये काम कर सकते हैं? तो उसने सोचकर कहा कि 18 अक्टूबर ठीक है। तमिलनाडु के धर्मपुरी के पास के घने जंगलों में कहीं शायद कुछ बहुत ही बड़ा होने जा रहा था। एक पुलिस वैन, जिसे बिल्कुल एक एम्बुलेंस की तरह बनाया गया था, एक सुनसान सड़क पर खड़ी हुई थी। वीरप्पन और उसकी गैंग के 3 मेंबर चुपके से आकर उस वैन में बैठ गए। उस वैन के अंदर हमने एक देवी की फोटो लगाई थी और उस देवी के माथे के बीच में ताइवान का एक बहुत ही महंगा कैमरा लगवाया था और उस कैमरे की वजह से वैन के अंदर बैठे हुए गैंग मेंबर की पोजीशन में देख पा रहा था। वो काफी रिलैक्स लग रहा था और उसके चेहरे पर कोई घबराहट, कोई शिकन नहीं दिख रही थी। उसे हमारे प्लान के बारे में कोई भनक नहीं थी। मिस्टर विजय कुमार और मुझे पूरा यकीन था कि वो लोग मेन रूट ही लेंगे। गाड़ी तेजी से हमारी ओर आ रही थी। एम्बुलेंस की लाइट घूम रही थी, इसका मतलब वो लोग हथियार से लैस थे। बहुत ही टेंस मोमेंट था वो। हमें नहीं पता था कि क्या होगा। हमारे पास स्नाइपर्स की 3 कमांडो टीम थी और सारे फायरिंग के लिए तैयार थे।
हमने पोजीशन ले ली थी। मैं वीरप्पन के मूवमेंट को देख रहा था। वो बहुत खुश लग रहा था कि श्रीलंका जाऊंगा, लीडर से मिलूंगा, आंखों का ऑपरेशन होगा। और तभी गन्ने से लदी एक लॉरी वहां से गुजरी तो हमारे लोगों ने गाड़ी वहीं रोक दी। वीरप्पन ने बाहर झांक कर देखा कि गाड़ी क्यों रुकी है। जब उसने देखा कि सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है तो वो घबराया नहीं और उसे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। उसने सोचा ठीक है, सामने से ट्रक आ रहा है और ट्रैफिक क्लियर होते ही निकल जाएंगे। बस उसी 1 मिनट का फायदा उठाते हुए वैन के पीछे की पूरी लाइट जला दी गई, फुल लाइट बीम चालू कर दी गई और कैबिन में बहुत ज्यादा रोशनी हो गई। तब गैंग को समझ में आया कि वो फंस चुके हैं। उसके चेहरे पर दिख रहा था कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। लेकिन उस वक्त मैं बिल्कुल शांत था कि ऑपरेशन अब खत्म हुआ। मैंने देखा कि मेरे पति और उनके साथी नेहरूपुर जंगल से बाहर निकल कर आ रहे हैं और वो कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। वहाँ बहुत सारी पुलिस थी जिन्होंने गैंग को देख लिया था, यानी पुलिस की नजर गैंग पर थी। और मैं सोच रही थी कि यहाँ इतनी पुलिस आ गई है और गैंग को अब तक पता कैसे नहीं चला, और जब तक उन्हें पता चलता पुलिस ने गैंग पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। मैं सपने में बहुत जोर से चिल्लाई और रोने लगी। वैसे मुझे इस तरह के सपने कभी नहीं आते थे। ये पहली बार था कि जब मुझे ऐसा सपना आया और इस सपने में मैंने देखा कि उन्हें सच में गोली लग गई थी। पहली गोली वीरप्पन के सिर में लगी और जैसे ही गोली लगी वो सामने की तरफ गिर गया। उसी वक्त पीछे का दरवाजा खोला गया और उन्होंने देखा कि वो चारों खून में लथपथ पड़े थे। ये वीरप्पन और उसके गैंग मेंबर के लिए एक बेरहम मौत थी। शायद वीरप्पन ने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी सोचा नहीं होगा कि वो बिना लड़े ही मारा जाएगा। टीवी पर दिखा रहे थे कि हॉस्पिटल में 4 लाशें काले कपड़े से ढकी हुई पड़ी थी। मैंने वहीं बैठकर थोड़ी देर तक न्यूज़ देखी। जब मैंने ध्यान से देखा तो अपने पति का चेहरा पहचान लिया। उनकी मूछें कटी हुई थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, वहां तक कैसे जाऊं। मैं बिल्कुल अकेली थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अकेली पड़ गई थी। बाहर बहुत भीड़ थी, लोग पता नहीं कहां से हॉस्पिटल पहुंच रहे थे। वहां पर बहुत सारे STF पुलिस वाले भी थे। वो सब बंदूकें लेकर उछल रहे थे और उन्होंने विजय कुमार को कंधे पर उठाया हुआ था। जब मैंने पुलिस वालों को खुशियां मनाते देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। अब मुझे याद नहीं मैंने उन्हें क्या कहा था, लेकिन गुस्से में मैंने उन्हें बहुत कुछ कहा। मुथुलक्ष्मी वैन के अंदर अकेली बैठी थी। उसने कहा ये मुझे इन्हें घर नहीं ले जाने दे रहे, ये कह रहे हैं कि बॉडी अभी जलाएंगे। उसने कहा कि अन्ना देखो, वो लोग टायर और लकड़ियों का इंतजाम कर रहे हैं। फिर मैंने पुलिस वालों से कहा कि अब तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तुमने गोली मार दी है, तुम्हारा काम खत्म। अब उसे जलाना है या दफनाना है, जो भी करना वो परिवार फैसला करेगा। तुम्हें इस झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं है। जब आपने वीरप्पन की बॉडी को देखा तो आपको कैसा लग रहा था? मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, और ये बात मैं गुस्से या नफरत से नहीं कह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि उसका मरना लोगों के लिए राहत की बात हो सकती है। लोगों ने बहुत दुख झेला है, वाकई बहुत दुख उठाया है, खासकर जंगल के बॉर्डर के पास वाले इलाके के लोगों ने। लोगों के लिए ये एक जंग के खत्म होने जैसा था। And this was indeed a difficult mission because he was a worthy foe. It was not very easy to get him. It was coming at the end of a long wait, a desperate wait. The boys in the STF are the heroes. I worship them, I salute them in your presence. मुझे खुशी थी कि एक ऐसा दरिंदा जो कि इंसानियत के नाम पर धब्बा था, वो आखिरकार मारा गया। लेकिन फिर भी जिस तरह से उसे मारा गया उस बारे में एक आम आदमी के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठना लाजमी था। Questions abound on Operation Cocoon. Why was the ambulance sealed off to the media? Why did the ambulance have so many bullet marks through it and Veerappan only very neat bullet wounds near his head and neck, as if he was being shot at close range? Why was Veerappan's body shown to the cameras only from neck up? जानते हो, ये सब एक बहुत बड़ा झूठ है। उन्होंने मेरे पति की मूछें काट दी। वो कहते थे मर जाऊंगा लेकिन अपनी मूछें नहीं काटूंगा। वो ऐसा कभी नहीं करते। ये सब एक नाटक था। ये सब एक बड़ा नाटक था। एक चश्मदीद ने कहा है, हाँ? जिसने वीरप्पन को पकड़ने के लिए 12 साल अपनी जिंदगी को खतरे में डाला, कि अब कैसे यकीन दिलाऊं मैं वहीं था और ये सब मेरे सामने हुआ था। क्या आप उसकी इस बात पर यकीन करेंगी?
बिल्कुल नहीं, 100 साल में भी नहीं। 1999 से लेकर 2004 तक मैंने एसटीएफ में काम किया। प्रेस के लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर, ऐसा कहा जा रहा है कि आपने वीरप्पन को जहर दिया फिर उसके बाद बाहर निकाला। ऐसी बहुत सारी अफवाहें फैली। मैंने उनसे 3 सवाल पूछे। पहला, क्या वीरप्पन मारा गया या नहीं? सबने कहा कि हाँ, वीरप्पन मारा गया। सब मानते हैं वीरप्पन की मौत की वजह एसटीएफ है, इसमें कोई शंका नहीं? सर, कोई शंका नहीं है, एसटीएफ की वजह से ही वीरप्पन मारा गया। इसके बीच में आप कोई भी कहानी लिखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ना तो आपकी कहानी को मानूंगा और ना ही मैं मना करूंगा। जो आपके दिल में आए वो लिखिए। मेरा कहना था कि एसटीएफ को एक टास्क दिया गया था पूरा करने के लिए, और वो पूरा हो चुका है और मामला खत्म हो गया है। अपनी जिंदगी के 7 साल मैंने जंगल में बिता दिए। करपुस्वामी, नवास और न जाने कितने और ऑफिसर्स होंगे जिन्होंने तकरीबन 15 साल बिताए होंगे। वहां सबने बहुत दिमागी परेशानियां झेली। जहां तक स्पेशल टास्क फोर्स का सवाल है, उनकी पारिवारिक जिंदगी को, उनके परिवार वालों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने बहुत झेला। हमने अपनी जान पर खेल कर ये काम, और बहुत से ऑफिसर जानते थे कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी पूरी फोर्स पर आरोप लगाए गए थे। और फिर मिस्टर शंकर बिद्री पर सवाल उठाए गए। शंकर बिद्री ने कहा, सर, इस ऑपरेशन में जो भी अच्छी बातें हुई हैं उसका पूरा का पूरा क्रेडिट सिर्फ मेरी टीम को जाता है। अगर आपको कोई गलतियां दिखेंगी और आप कहेंगे कि ये मेरी गलती है, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा। ये लफ्ज हैं एक लीडर के। और आखिरकार कमीशन किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाया। 2004 में वीरप्पन मारा गया। इतने सालों तक उस इलाके में इस तरीके का क्राइम दोबारा कभी नहीं हुआ। इसका मतलब पुलिस ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वीरप्पन मारे जरूर गए, सही है, लेकिन वीरप्पन बनने के पीछे की वजह क्या है? सामाजिक मसले? क्या उसकी बात कभी हुई या उन्हें सुलझाया गया? सरकारी लोगों ने जो घपले किए, जो अत्याचार किए थे, जिसका किसी को पता नहीं चला, वो सब जंगल में ही दफना दिए गए। वो दुनिया के सामने कभी आए ही नहीं। वीरप्पन के नाम पर बहुत सी जिंदगियां बर्बाद की गई। इतनी सारी बेगुनाह मौतें, इतने बलात्कार, इतने अत्याचार, पता नहीं कितने लोगों को मार कर इस केस की सच्चाई की तरह दफना दिया गया। कितने सारे लोग परेशान थे, लोग रोते थे। जंगल एक तरफ से बहुत खूबसूरत लगता था, पर कभी कभी मुझे किसी मरने वाले की चीख बहुत दूर से सुनाई देती थी। मुझे उनका वो रोना, उनकी वो चीखें, उनका वो दर्द आज भी अब सुनाई देता है। लोग वीरप्पन को एक हीरो, लीडर और जंगल का राजा मानते थे। ये एक कड़वा और उदासी भरा सच है, ऐसा सच जिसे कभी नकारा नहीं जा सकता। अगर एक इंसान जिसे सरकार ने मुजरिम बना दिया, उसे लोग हीरो, जंगल का राजा मानते थे, तो ये साबित करता है कि सरकार ने जो किया वो सही नहीं था और उसे कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। आखिर में सच्चाई तो यही है कि मुथुलक्ष्मी को ये दुनिया और दुनिया के लोग वीरप्पन की बीवी के रूप में ही जानेंगे। हमारा ऐसा मानना है कि मेरे पति ने पुलिस को चुनौती दी और उनसे लड़ाई लड़ी और एक बहादुर की तरह जिए। मेरे पति की बहादुरी को सलाम है। मेरे हिसाब से बहादुरी है बेखौफ होकर जीना। चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आए, घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डट कर सामना करना चाहिए। मेहनत करनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर दुश्मन भी आए तो उनसे लड़कर जीतना चाहिए। मेरे हिसाब से किसी की हत्या करना, ये तो बहादुरी नहीं है। நம்ம மனைவி ஒரு வீராங்கனை தான். அதுல நீ வா மத்த தடவை அப்ப நான் உனக்கு சொல்லி போடுறேன்.